नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन्म कुंडली में तो 9 ग्रहों की मान्यता हमने स्वीकार की ही की है, लेकिन प्राचीन समय से ज्योतिष की जितने भी प्रारूप रहे हैं, चाहे वो भारतीय ज्योतिष रहा हो, चाहे वो पश्चिम का ज्योतिष रहा हो, रोमन का ज्योतिष रहा हो, इन सब ने 9 ग्रहों की मान्यता को स्वीकार किया है। तो 700 हमारे अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ग्रह हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम छाया ग्रहों की दृष्टि में श्रेणी में रखते हैं, और ये छाया ग्रह हैं राहु और केतु। राहु और केतु एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट, इनकी 180 डिग्री पर भ्रमण करते हैं। भ्रमण करना तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं, यद्यपि उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए पिछले 5000 सालों में किसी भी ज्योतिष शास्त्र की मान्यता ने राहु केतु के अस्तित्व को खंडन नहीं किया। आज मैं केतु की बात करूंगा, केतु की स्थिति करूंगा। केतु पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं। लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए तो केतु हमारे पुत्र का कारक है, संतान का कारक है। यदि केतु हमारी जन्म कुंडली में शुभ भाव में है, शुभ स्थिति में है, तो सहजता से हमें संतान का सुख मिल जाता है। लेकिन संतान का सुख भी हमको सुख कहेंगे? यदि संतान है, संतान बीमार है, तो हम संतान को सुख कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकता, दर्द से तड़पते हुए परेशान, किसी रोग से पीड़ित स्थिति में नहीं दे सकता। यदि वो एक माँ बाप अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए, तो भी उसके लिए बच्चे का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो केतु को हमने पुत्र सुख का कारक माना गया है। कई बार यदि जन्म कुंडली में केतु अशुभ भाव में, अशुभ ग्रहों के साथ में, पापी ग्रहों के साथ में मिल करके बैठे हैं, तो उस जातक को जीवन में पुत्र सुख ही प्राप्त नहीं होता। संतान होती है, लेकिन फिर भी पुत्र सुख से वंचित रहता है। केतु संतान सुख के साथ में भतीजी का सुख, भांजी का सुख, राजनीतिक में सफलता का युग सुख, भौतिक सुख संपदा प्रदान करने का सुख भी प्रदान करता है। और यदि राहु केतु सही भाव में है तो बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ फल प्रदान करता है। मैं आज बात करूंगा यदि केतु जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो। पंचम भाव संतान का भाव भी है, शिक्षा का भाव भी है। इस पंचम भाव के स्वामी सूर्य को दिया गया है, सूर्य को दिया गया है। सूर्य हमारी आत्मचेतना है, हमारी आत्मशक्ति की पूर्णता है, और उन्हीं से हमको जीवन की प्राप्ति होती है। जब इस 5वें घर में केतु विराजमान होते हैं, तो ये केतु राहु की तरह सूर्य को ग्रहण योग से ग्रसित कर देते हैं। इसलिए सूर्य की तपस, सूर्य का प्रभाव थोड़ा मंद पड़ जाता है। देखिए, पंचम भाव में सूर्य के साथ में बृहस्पति का भी प्रभाव रहता है, स्वामित्व मिला हुआ है। बृहस्पति और केतु दोनों मित्र भाव रखते हैं। केतु की सूर्य के प्रति शत्रुता है, तो ऐसे में हम बृहस्पति के उपायों के माध्यम से केतु की अशुभता को कम करके सूर्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसलिए देखा गया है कि केतु जब पंचम स्थान में बैठता है, यदि हम बृहस्पति को शुभ स्थिति में रखते हैं, बृहस्पति को शुभ रखने का अर्थ है कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, पुरानी मान्यताओं में भरोसा रखते हैं, पुरानी मान्यताओं का खंडन नहीं करते। यदि खंडन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें केतु के अशुभ प्रभाव देखने मिलेंगे, हमें संतान के सुख से वंचित होना पड़ेगा, या फिर हमारी शिक्षा में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती चली जाएंगी। इसलिए पंचम केतु वाले व्यक्ति को अपनी पुराने रीति रिवाज में, कुल देवताओं में, बुजुर्गों के अनादर से बचना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापारिक स्थल पर अपने बुजुर्गों की फोटो रखनी चाहिए। व्यापार शुरू करने से पहले को स्मरण कर लेना चाहिए, उनको धूप बत्ती दिखानी चाहिए, और ये प्रचलन भी रहा है। इसलिए हम ज़्यादातर दुकानों में देखते हैं कि अपने बुजुर्गों के फोटो लगाए होते हैं। कुछ जगह तो बुजुर्गों के नामों को कई पीढ़ी तक जारी रखते हैं। उनके व्यवसाय स्थल का नाम ही बुजुर्गों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बुजुर्ग तो है नहीं, कोई अब जानता नहीं, पीढ़ी बदल गई, लेकिन उनके नाम के माध्यम से भी व्यापार में
हम सफल हो पाते हैं। लेकिन यदि हम इसको विपरीत करते हैं, अपने माँ बाप का अपमान, अपने बुजुर्गों का अपमान करने लग जाएं या उनको भुला दें, उनको स्मरण ना रखें, उनके नाम को मिटा दें, तो बहुत लोगों को देखा गया, आपने देखा होगा कि जिनकी कई कई पीढ़ियों से जमे व्यापार सिर्फ इसलिए मिट जाते हैं क्योंकि वो उसको बदल देते हैं। ये सब केतु के कारण होता है। केतु को शुभ रखने के लिए, केतु के शुभ प्रभाव लेने के लिए हमें अपने बुजुर्ग की मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो प्राचीन परंपरा है, जो कुल रीति से चली आ रही हैं, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ यदि किसी का वैवाहिक कार्य होता है तो सबसे पहले हम अपने कुल पुरोहितों को तो पूजित करते ही करते हैं, उनका तो मान सम्मान करते ही करते हैं। अपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को भी स्मरण कर लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करना भी नहीं भूलते हैं। इसलिए हम थानों पर जाते हैं, हम अपने बुजुर्ग के कुओं पे जाते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, कुल देवता की, ग्राम देवता की पूजा करते हैं। वो सब इसीलिए होता है कि केतु हमारी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव ना दे पाए। आपने एक और चीज़ देखी होगी, शायद आपने गौर नहीं किया हो, कि जब हमारे घर में किसी का वैवाहिक कार्य होता है तो हम दूल्हा दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन का पिता साथ में बहुत सारी चीज़ें देता है। एक बेड भी देता है, सैया भी देता है। सैया का क्या अर्थ है आज तक समझ नहीं लगी, लेकिन सैया आप सब लेते हैं, पलंग सब लेते हैं। अब तो पलंग बहुत महंगे हो गए, 30-40 हज़ार से लेकर लाखों रुपए का पलंग हो गया। लेकिन जब खाट वगैरह होती थी तो भी पलंग ससुर ही देता था, और इसी पलंग पर वैवाहिक जो दंपत्ति है, नव दंपत्ति है, उनके सुहागरात का जो सुहागरात का कार्यक्रम होता था उसी पलंग पर होता था। जो कहते हैं क्योंकि विवाह के बाद, विवाह से पहले तो लड़की के माँ बाप लड़के के घर आते हैं, लेकिन उसके बाद पुत्री के घर में लड़की के माँ बाप का आना या छोटी बहन का आना या भाई का साथ रहना हमारे यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि इसके साथ में पुत्री के घर में राहु का प्रवेश हो जाता है। राहु के प्रवेश होते ही उसकी गर्भ गृहस्थी में कई तरह की अड़चनें आने लगती हैं, ससुराल में मतभेद पैदा होने लग जाते हैं, क्योंकि राहु की प्रवेशता मति भ्रम कर देती है। चाहे वो स्वयं लड़की का कर दे या उसके सास ससुर का कर दे, पति के दिमाग को घुमा दे। इसलिए हमारी एक मान्यता रही है कि लड़की का कन्यादान करने के बाद लड़की के माँ बाप अपनी पुत्री के घर में जाके पानी तक नहीं पीते। वैसे आज सामाजिक लोग कहते हैं कि इससे क्या हो गया, लेकिन बहुत कुछ हो गया, क्योंकि सास ससुर के आते ही, सेवन करते ही या वहाँ बैठते ही राहु का साया पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जो माँ बाप बेटी की विदाई पर पलंग देते हैं, सैया देते हैं, उस सैया के साथ में लड़की के घर में केतु का निवास होता है। केतु पुत्र संतान को लेके आता है, संतान सुख को लेते आता है। तो यदि उस पलंग पर सुहाग रात का कार्यक्रम किया जाए, उसी पलंग पर प्रेम पूर्वक पति पत्नी के रूप में वो नव दंपति निवास करते हैं, तो उन्हें संतान सुख से वंचित नहीं होना पड़ता। संतान तो समय पर हो ही जाती है, साथ ही संतान सुख स्वस्थ रहती है, तीव्र बुद्धि की रहती है, भविष्य उसका उज्जवल रहता है। उसको अपने जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं और कुटताओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए पंचम केतु वालों के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं कि तो ये है कि वो अपने पितरों का, अपने बुजुर्गों का अनादर ना करे, जो रीति चली आ रही है उन रीतियों को तोड़ने का कार्य ना करे। लेकिन आज तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज तो ये हो रहा है कि जैसी शादी होती है, लड़का अपने दुल्हन को लेकर किसी दूसरे शहर में दूसरी जगह चला जाता है। इसीलिए उसको आगे कई तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के मध्य भी जो संबंध है वो मधुर नहीं रहते। तो पंचम स्थान पर यदि केतु किसी जातक की जन्म कुंडली में विराजमान है, तो उसे केतु संबंधी कुछ उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए। पहले तो ये
कि उसके जीवन में कोई विघ्न बाधक परेशानी खड़ी ना हो, तो उसे अपने बुजुर्गों का तो आदर मान करना ही चाहिए। इसके अलावा घर के यदि कुल पुरोहित हैं, कुल पुरोहित नहीं है तो किसी मंदिर के पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने दे, और जो सामर्थ्य आए तो उनको दान पुण्य करते रहना चाहिए। पीले वस्त्र आदि देते रहना चाहिए, पीले वस्त्र, हल्दी, केसर या स्वर्ण संबंधी यदि सामर्थ्य है तो सोने संबंधी चीज़ भी देनी चाहिए, जिससे कि हमारा कुल परिवार आगे बढ़ सके, बच्चे स्वस्थ हों, निरोगी हों, तीव्र बुद्धि हों और अपने जीवन में वो अग्रसर हो सकें, हमसे आगे बढ़ सके, हो सके, उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी खड़ी ना हो। तो ये इनकी जिन जातकों की जन्म कुंडली पंचम स्थान में केतु विराजमान है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातकों को घर से निकलते वक्त ये नियम भी बना सकते हैं, लेकिन यदि घर से किसी विशेष कार्य के लिए घर निकलने वाले हैं तो ऐसे जातकों को घर से निकलते समय केसर का तिलक अपने माथे पर, अपने नाभि पर और अपनी जीभ पर लगा के निकलना चाहिए, ताकि उनका वो कार्य जिसके लिए वो जाने वाले हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, उनके कार्य में किसी तरह की विघ्न बाधा खड़ी ना हो, किसी तरह का रुकावट ना आए, किसी तरह की रोक ना लगे। ये दूसरा उपाय भी इनको करके जाना चाहिए। जिन जातकों की जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर केतु विराजमान है, उन्हें अपने बुजुर्गों के, अपने पितरों के श्राद्ध भी नियम अनुसार करना चाहिए। इन्हें अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। यदि अपने पितरों को भूलेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें अपनी संतानों को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनकी संतानें इनकी बात नहीं मानेंगी, या अस्वस्थ हो जाएंगी, या फिर उनकी आज्ञा का अवलोकन पालन नहीं करेंगी। जैसे कि आज देखने में आ रहा है कि जब हमने अपनी पुरानी रीतियों का त्याग किया तो हमें उसका प्रतिफल तत्क्षण हमें अपने बच्चों में दिखाई देने लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे जानने पहचाने वाले हैं जो पश्चिमी जगत में रहते हैं। वो इस देश में अपने माँ बाप को छोड़कर पश्चिमी जगत में चले गए। वो इसलिए चले गए कि उनका भविष्य अच्छा उज्जवल करना चाहते थे, अच्छी धन संपदा प्राप्त करना चाहते थे। आज उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो करोड़ों करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमा के लोगों को दान दे सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके नियंत्रण में नहीं है। जो 12-15 साल के बच्चे पूरी रात बाहर रहते हैं, क्या करते हैं उनको खुद नहीं मालूम। वो किस शहर, वो अमेरिका में बैठे बैठे घूमने के लिए थाईलैंड पहुंच जाते हैं, जापान पहुंच जाते हैं, ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, यूरोप की किसी कंट्री तक पहुंच जाते हैं। उनके जीवन में इतना कुछ बदलाव